आज का हमारा ये सेशन है बाल संसद के ऊपर। आखिरकार बाल संसद विद्यालयों में क्यों आवश्यक है? बताएँ। विद्यालयों में हमको बाल संसद का जो है निर्माण करना है, वो उसका निर्माण करने के लिए आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे विद्यालय से हम इस लोकतांत्रिक देश का मैसेज भली-भाँति माध्यम से देश की शासन व्यवस्था हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में संचालित होती है, तो इसी प्रकार से हम विद्यालयों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों को स्थापित कर सकें, ये मुख्य उद्देश्य हमारी बाल संसद का है। छात्र-छात्राओं को इस हेतु किस तरह प्रेरित करें और उनके बीच चुनाव करके उनको उनका दायित्व प्रदान किया जाए, इसके लिए बाल संसद ज़रूरी है। गठन आवश्यक रूप से करना है। बाल संसद क्या है? अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत कम जो है साथी जुड़ पाए हैं, तो जो साथी जुड़ के हमारी जो ये वर्कशॉप है, ये सफल हो सके। बाल संसद क्या है? बाल संसद विद्यालय के बच्चों का एक मंच है, जहाँ उन्हें विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने बाल अधिकारों के बारे में सजगता से रहने के लिए प्रेरित करती है और स्वतंत्र रूप से इसमें भाग लेने के लिए उनको दायित्व देती है। आखिरकार विद्यालयों में बाल संसद क्यों आवश्यक है? बाल संसद की आवश्यकता इसलिए महती हो जाती है कि बच्चों का जीवन कौशल, उनका जो डेवलपमेंट है जीवन का, वो लोकतांत्रिक तरीके से हो। मानसिक तौर पर उन पर किसी तरह का दबाव महसूस ना हो, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि विद्यालय के अंदर जो है मूल्य स्थापित हो सके लोकतांत्रिक, इसके लिए वहाँ पर हमको बाल संसद की एक महती आवश्यकता जो है लगती है। बच्चों में सामाजिक ड्यूटीज़, सोशल ड्यूटीज़ जो हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है और ऐसी स्थिति में कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेता है, जो उसके नैतिक मूल्यों के लिए और देश के लिए वो बहुत ही घातक हो सकता है। तो इसलिए हमें जो विद्यालय के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, उनको उनका सामाजिक दायित्व का निर्वहन कैसे किया जाए, इसके प्रति जागरूक करना परम आवश्यक है। और ऐसा करने के लिए बच्चों में सामाजिक दायित्व का निर्वहन कैसे हो, बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास कैसे हो और बच्चों के संपूर्ण होलिस्टिक डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो भी सफलतापूर्वक हो सके। ये ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जैसे ही कोई ज़िम्मेदारी अचानक से किसी विद्यार्थी पर आती है, उसके घर पर आती है या अन्य वातावरण जो है उसका, वहाँ आती है, तो वो उसे सहज भाव से उससे प्रेशर में आ जाता है और उस दबाव को झेल नहीं पाता है। तो उस दबाव से कैसे निकल सके, इसलिए बाल संसद का गठन विद्यालय में होना अत्यंत आवश्यक है। अब आपके नज़रिए से बाल संसद के उद्देश्य क्या हो सकते हैं विद्यालय के अंदर? तो जैसा कि हमारा परिदृश्य है विद्यालय का, चाहे रूरल एरियाज़ हों, चाहे अर्बन एरियाज़ हों, वहाँ पर हमारे यहाँ सभी वर्गों के विद्यार्थी आते हैं और प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी की कुछ न कुछ विशेषता होती है। उस विद्यार्थी के पास कुछ ऐसा घर का माहौल और अन्य सामाजिक पहलुओं का अनुभव भी होता है। उस अनुभव का लाभ विद्यालय के अंदर कैसे लिया जाए, इसके लिए संसद के भी कुछ उद्देश्य हैं। जैसे विद्यालय विकास में हम बच्चों का योगदान कैसे ले सकते हैं? हम ये जानते हैं कि जब हम उनको कोई सामाजिक दायित्व, जैसे हमारे यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला और उस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी निभाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम से
जो कार्यक्रम लॉन्च किया, उसमें राजकीय विद्यालय, चाहे निजी विद्यालय, विद्यार्थी ने ये बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और वृक्षारोपण को अपना एक अलग-अलग होती है। माफ़ी चाहूँगा, 1 मिनट का मैं होल्ड ले रहा हूँ। निर्धारित करें, ये हमारा पूर्ण हो जाता है। अब चूँकि साथियों, हम ये जानते हैं कि जो विद्यार्थी होता है, प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर नेतृत्व का गुण नहीं होता, तो प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता या संप्रेषण की क्षमता नहीं होती। जहाँ कुछ विद्यार्थी विशेष जो हैं, उनमें नेतृत्व का गुण और संप्रेषण का गुण नहीं है और यदि हम बाल संसद के माध्यम से उक्त गुणों को विकसित कर सकते हैं, तो ये बड़ा महत्व हो जाता है हमारी बाल संसद का। तो साथियों, बाल संसद का गठन कैसे होगा? अब हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। शैक्षिक सत्र अब प्रारंभ हो चुका और हमारा प्रथम माह लगभग बीतने को है। और हम जो है इस समय प्रत्येक शनिवार को प्रार्थना सभा में सभी बच्चों को बैठा प्रभारी अध्यापक द्वारा बाल संसद की जानकारी दे रहे हैं। सर्वोच्च 2 कक्षाएँ जिसे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं में से प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री का चयन किया जाना चाहिए और उसके लिए लोकतांत्रिक विधि का ही हमको जो है उपयोग करना है। लोकतांत्रिक विधि के द्वारा जिसमें सभी विद्यार्थी अपनी सहभागिता निभाएँ और लोकतांत्रिक विधि के द्वारा चुनाव करके हमें प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का जो है चयन करना चाहिए। साथ में प्रत्येक कक्षा को 5 समूहों में बाँट सकते हैं और समूह के नाम किसी भी महापुरुष के नाम से रख सकते हैं, चाहे अब्दुल कलाम जी हैं या अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। हम जो भी हमारे देश के गौरव रहे हैं, उनके आधार पर हम जो है समूह का नामकरण कर सकते हैं। साथ में हम अ, प्रत्येक समूह में हर कक्षा के छात्र-छात्रा हों, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे क्योंकि ये आवश्यक हो
की भागीदारी होती है, उसी तरह यहाँ बाल संसद के अंदर सभी की भागीदारी का होना आवश्यक है। क्योंकि सभी की भागीदारी होगी, तो ज़िम्मेदारी का जो है निर्वहन, वो अच्छे से हो सकता है। था और यूनिसेफ प्रायोजित स्पीड कार्यक्रम के अंतर्गत 1998 में साथियों, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और उनका समाधान किया जाएगा। 2011 में जब हमारा एसएसए आया, सर्व शिक्षा अभियान आया, तो ये कार्यक्रम संपूर्ण भारत में आच्छादित किए जाने के उपरांत बिहार के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बाल संसद का गठन का प्रावधान किया गया। इतिहास की दृष्टि से देखें तो हम पाएँ कि 1998 में जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हुई थी, यूनिसेफ के द्वारा नालंदा जिले में, माफ़ी चाहूँगा नालंदा जिले के अंदर, तो साथ में 2011 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संपूर्ण बिहार में इसका संकल्पना की गई कि सभी विद्यालयों में बाल संसद जो है बनाई जाए और साथ में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ये गठन भी किया गया। बिहार को देश का पहला राज्य बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ, जहाँ पर हर विद्यालय में बाल संसद के गठन का प्रावधान उसकी शत-प्रतिशत सक्रियता के में हम दावा नहीं कर सकते। ये एक अलग विषय हो जाता है। तो साथियों, पृष्ठभूमि यदि हम देखते हैं, तो विद्यालय और शिक्षा परिवार के लिए तो उन बच्चों की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि बाल अधिकार पर एक नज़र आवश्यक है। क्योंकि हम हमारे विद्यार्थियों को और उनकी क्षमताओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है, वो उन्हीं के कंधों पर है। बाल अधिकार क्या है? हमारे चाइल्ड राइट्स क्या हैं? तो साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाल अधिकार जो है, एक मानव अधिकार की तरह है, क्योंकि बाल अधिकार को मानव अधिकार की श्रेणी में ही रखा गया है और ऐसी स्थिति में उनके जीने का जो अधिकार है, उससे हम उनको वंचित नहीं कर सकते। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो विद्यार्थी है, पहला हक है जीवन का और अच्छा खाने-पीने का। पहला हक है जीवन का, अच्छा खाने-पीने का, लड़कों हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, सेहत सबकी अच्छी हो। एक कविता के माध्यम से मैं आपको बाल अधिकार के प्रकार बताने जा रहा हूँ। जीवन के जीने का अधिकार और द्वितीय है संरक्षण का अधिकार। कोई भी बच्चा है तो उसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसका भी उसका अधिकार बनता है। फिर हक है संरक्षण का, पोषण से है रक्षण का, श्रम व्यापार या बाल विवाह नहीं करें बचपन तबाह है। हम बाल विवाह या कुपोषण या किसी भी तरह से बचपन उनका तबाह ना हो, ये सुनिश्चित हमको करना है। सहभागिता का अधिकार, तीसरे हक की बात करें सहभागिता से उसे कहें, तीसरे हक की बात करें सहभागिता से उसे कहें, मुद्दे हों उनसे जुड़े तो बच्चों की भी बात सुने, तो बच्चों की भी बात सुने। हम प्राय देखते हैं कि हम बच्चों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। साथियों, हमें बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नज़रअंदाज जब हम करते हैं, तो कहीं न उनके भविष्य को अवरोध में ले जाने का काम करते हैं। उनकी जो क्षमताएँ हैं, वो बाहर आने से रुक जाती हैं। उनकी जो जिज्ञासाएँ हैं, वे भी उनके लिए हमेशा जिज्ञासा के रूप में ही रह जाती हैं और ऐसे नागरिक देश की विकास में तरह से सहयोग करने में समर्थ नहीं होते थे। विकास का अधिकार, चौथा हक है विकास का, जीवन में प्रकाश का, शिक्षा हो गुणवत्ता युक्त, मनोरंजन पर डर से हो। तो साथियों, विकास का अधिकार एक विद्यार्थी का, एक बाल्य जीवन का किस तरह से है, ये हम जानते हैं। ये चौथा जो हक है, विकास का अधिकार है। बच्चों के जीवन में प्रकाश आए, इसके लिए उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलना आवश्यक है।
और शिक्षा भी किसी दबाव से नहीं, मनोरंजन के तरीके से उनको स्वतंत्र माहौल में, खेल-खेल में उनको शिक्षा मिले। इस तरह के बाल अधिकार हमारे विद्या जीवन कौशल का विकास यदि हमें करना है, बाल संसद आवश्यक हो जाता है। साथियों, बच्चों के संपूर्ण डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उसका व्यक्तित्व का विकास किस तरह से हो, इसके लिए बाल संसद आवश्यक हो जाता है। साथियों, विद्यालय को आनंदमयी, सुरक्षित और साफ-सुथरे रखने के लिए भी हमारे लिए बाल संसद आवश्यक हो जाता है। हम विद्यालय के अंदर बाल संसद का गठन कैसे करें? तो जैसे कि मैंने पूर्व में संक्षिप्त में आपको बताया कि हम उच्चतर कक्षा हमारे विद्यालय की जो है, उनसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का चयन पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए करें। क्योंकि लोग हम जब विद्यार्थियों का चयन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके नेतृत्व, संप्रेषण, संबंधित गुण बाहर आएँगे। इसके लिए आप विद्यालय में 5 समूहों का निर्माण कर सकते हैं। पाँचों समूहों को आप किसी भी महापुरुष के नाम से नाम दे सकते हैं और उन समूहों में वोटिंग करवा करके आप बाल संसद का गठन कर सकते हैं। इसके लिए गठन से पूर्व एक आपको संयोजक शिक्षक और बाल संसद के बारे में जो परिचर्चा कर सके, ऐसे शिक्षक की नियुक्ति आपको अपने विद्यालय में करनी है। दोनों जो पद हमारे हैं, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, ये दोनों का ही चुनाव होगा और दोनों पदों में से एक पद छात्रा द्वारा भरा जाएगा। अर्थात जैसा कि महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बढ़ने वाला कदम है, तो यदि आपने प्रधानमंत्री छात्र को बनाया है और तो दूसरा पद जो आप रिज़र्व रखेंगे, वो अब छात्रा के लिए रखेंगे। बाल संसद का गठन कैसे? तो प्रत्येक वर्ग हमने कहा 5 समूह में वितरण किया जाए। प्रत्येक वर्ग को 5 समूह विद्यार्थियों को आप प्रत्येक वर्ग का 5 समूह में वितरण कर लें और समूह वितरण उपस्थित पंजिका का क्रमांक के आधार पर ही करें। अटेंडेंस रजिस्टर है, उसके आधार पर करें। जैसे क्रमांक 1 पहला समूह, क्रमांक 2 दूसरा समूह, क्रमांक 3 तीसरा समूह, क्रमांक 4 चौथा समूह, क्रमांक 5 पाँचवाँ समूह। इसी प्रकार अगले क्रमांकों का क्रम चलता रहेगा। सभी संस्था प्रधान महोदयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपको इससे संबंधित जो पीडीएफ है, वो ग्रुप में शीघ्र भेज दी जाएगी। अ, आपके विद्या का गठन पीडीएफ भेज दी जाएगी और अभी चल रहा है, डिस्कस चल रहा है, परिचर्चा चल रही है। इसमें हम जो है मुख्य रूप से जो मुख्य बिंदु हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। सभी जुड़े महानुभावों से मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, आप जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। जो प्रश्नावली है, जो प्रश्न आपकी जिज्ञासाएँ हैं, उनका समाधान किया जाएगा। अ, अब हम बाल संसद के गठन में जिस तरह से समूह का वर्गीकरण करके और उनका क्रमांक जो नंबर है, वो दे देंगे। अब बाल संसद का गठन कैसे? तो जैसे कि मैंने कहा प्रत्येक समूह से 1 मंत्री, 1 उपमंत्री का चयन समूह के सदस्यों द्वारा किया जाए। माना प्रथम सदस्य में प्रथम जो ग्रुप है, समूह है, उसमें 40 विद्यार्थी हैं। तो उन 40 विद्यार्थियों में से 1 मंत्री रहेगा और 1 उपमंत्री रहेगा और याद रहे दोनों में से 1 छात्र रहेगा और 1 छात्रा रहेगी और उनका भी चुनाव वे 40 विद्यार्थी ही करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। प्रत्येक समूह से 1 छात्र, छात्रा जैसे कि हमने कहा उपमंत्री और मंत्री के रूप में होंगे। इसके बाद सभी मंत्री और उप मंत्रियों की बैठक होकर के प्रधानमंत्री द्वारा बुलाकर दायित्वों का बँटवारा भी किया जाएगा। प्रत्येक मंत्री को, उपमंत्री उनके जो संबंधित दायित्व हैं, वो प्रधानमंत्री द्वारा बाँट दिए जाएँगे। अब ये दायित्व कौन-कौन से हो सकते हैं, तो अपन विचार कर सकते हैं।
ये दायित्व चाहे वृक्षारोपण का दायित्व हो सकता है, विद्यालय प्रांगण को सुंदर बनाने का दायित्व हो सकता है, विद्यालय विकास में योगदान हो सकता है। जब हमारा कार्यक्रम विद्यालय से सूचित हैं और अ, हमारा 1 माह शिक्षण का बीत चुका है और हम द्वितीय माह में प्रथम टेस्ट भी आयोजित करने जा रहे हैं। तो विद्यालय के अंदर बाल संसद का गठन यदि अभी तक नहीं किया गया है, तो सभी साथियों से, सभी संस्था प्रधानों से भी आग्रह है, जो भी साथी अध्यापक जुड़े हैं, कि आप अपने यहाँ बाल संसद के गठन की कार्रवाई शीघ्र करें। इसके लिए जो पीडीएफ है, जो हमारे पास मैनुअल है, वो आपको शीघ्र जो है ग्रुप में भेज दिया जाएगा। बाल संसद का गठन कैसे? तो इसके लिए टोटल हमने जो है 12 प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित 10 अन्य जो है प्रभाग होते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद यदि प्रधानमंत्री छात्र है, तो उप प्रधानमंत्री छात्रा होंगे। उसके बाद शिक्षा मंत्री, जो विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्थाओं को देखेंगे। तृतीय उप शिक्षा मंत्री, जो सहयोग के लिए रहेंगे, जो साधारणतः मीना मंत्री अनिवार्य रूप से, अर्थात हम यहाँ पर छात्रा की नियुक्ति करेंगे और इनको हम मीना मंत्री का नाम देंगे। स्वास्थ्य और स्वतंत्रता मंत्री के पद का गठन होगा और इस पर जो है निर्वाचन होकर के लोकतांत्रिक तरीके से छात्र या छात्रा जो भी है वो चुना जाएगा। जल एवं कृषि मंत्री, विद्यालय में जल से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में हमारे पास कृषि और जल मंत्री भी होगा। उप जल मंत्री और कृषि मंत्री होगा। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री रहेंगे। उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री रहेंगे। सांस्कृतिक वर्ष भर हमारे विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधि के रूप में जो खेल, चाहे जिला स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो और विद्यालय स्तर पर भी जो है खेल-कूद की गतिविधियाँ उनकी देख-रेख में, उनके सहयोग से संपादित हों। अब वाजिब सा एक प्रश्न है कि जो खेल मंत्री जो है और उसका जो पूरा कार्य है, वो कैसे हो सकता है? तो खेल मंत्री विद्यालय के खेल प्रांगण का ध्यान रख सकता है। जो खेल का कालांश आता है, स्पोर्ट कालांश, उसमें बच्चों की पहुँच सहयोगात्मक, इसके अलावा जिले स्तर और राज्य स्तर पर जो विद्यार्थी खेल चुके हैं, यदि हम ऐसे विद्यार्थियों को अ, इसके लिए प्राथमिकता दें, तो ये बेहतर होगा। अ साथियों, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री का क्या दायित्व हो सकता है? पुस्तकालय मंत्री का जो दायित्व है, वो पुस्तक वितरण, विद्यालय में पुस्तकालय का जो कालांश है, उसमें अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रेरित करके नवीन पुस्तक और हमारी जो पूर्व पुस्तकें, जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें, उनका उनकी पहुँच उन विद्यार्थियों तक हो सके। सांस्कृतिक और खेल मंत्री के बाद तीसरा खेल मंत्री, उप खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, स्वच्छता मंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, विद्यालय की सफाई में योगदान रहता है। जल एवं कृषि मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री और उप सांस्कृतिक एवं उप खेल मंत्री। इस तरह से कुल 12 पद विद्यालय में बाल संसद के अंदर होने चाहिए और इसी मानक के साथ हम बाल संसद का गठन हमारे विद्यालय में करें। तो अपने सारांश के रूप में एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ। विद्यालय में जो हमारा शैक्षणिक कैलेंडर है, उसके प्रथम माह में ही बाल संसद का गठन किया जाना है। बाल संसद के गठन के लिए प्रधानमंत्री
और उप प्रधानमंत्री का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। यदि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री हैं, तो इनमें एक छात्र और एक है, जो भी विद्यार्थी में रखा जाए, जिसका द्वितीय रोल नंबर है, उसको द्वितीय समूह में रखा जाए। इसी क्रम में 5 समूह तक 5 क्रम रखे और उसके बाद आने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको उसी क्रम में वापस से रिपीट किया जाए। तो इस तरह से हम 5 समूहों का निर्माण कर लें। 5 समूह के निर्माण से याद रखी जाए, 5 समूह से हमें 2 मंत्री निकल के आएँगे, प्रत्येक ग्रुप से 2, तो टोटल 10 मंत्री हो गए और फिर उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, तो कुल पद 12 हो गए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास बाल संसद का गठन हो गया। बाल संसद के गठन होने के बाद अब सहयोग समिति का क्या कार्य हो जाता है? सहयोग समिति कैसे बनाई जा सकती है? तो मंत्रियों के सहयोग के लिए छात्र एक छात्र, एक छात्रा का चयन बाल संसद द्वारा सक्रिय सदस्य के रूप में किया जाना चाहिए और विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या यदि कम है, तो आप एक छात्र या एक छात्रा सहयोग के रूप में समिति के रूप में ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं हो जाता कि आप जो है 2 जो है सहयोग विद्यार्थियों का लें। आप यदि कम छात्र संख्या तो कम आप एक छात्र से जो है से भी काम चला सकते हैं। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री प्रत्येक 15 से 30 दिन में मंत्रियों की बैठक आहूत करेंगे। अर्थात साथियों, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का ये दायित्व बन जाता है कि 15 से 30 दिन में एक बार वो सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और जैसे कि हम देखते हैं सरकारों में भी ऐसा होता है। तो हमारे लिए हम समझ सकते हैं कि विद्यालय की जो मिनी सरकार है बाल संसद, जिसमें विद्यार्थी हमारे कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा आगे के लिए कैसे तैयार हो सकें, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए उनको ये ज़रूरी हो जाता है कि वो उसी मानक से, उसी तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन विद्यालय में करें। अब ऐसी योजना प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री बना दें। प्रत्येक 3 महीने पर विद्यार्थियों की आम बैठक भी होती है। जिस तरह से सरकारों में कैबिनेट मंत्री की बैठक अलग होती है और जब पूरा संसद चलता है या विधानसभा चलता है, तो वहाँ सभी एमएलए भी होते हैं। तो उसी तरह से 3 माह में सभी विद्यार्थी उपस्थित हों, विद्यार्थियों के समक्ष जो दायित्व ग्रहण किए हुए मंत्री और उपमंत्री वे भी उपस्थित रहें और उक्त मीटिंग प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की देख-रेख में होगी। साथ ही प्रत्येक मंत्री कार्यों की समीक्षा करेगा, यानी कि उस मीटिंग में 3 माह में किसी मंत्री ने क्या कार्य किया, इसकी समीक्षा प्रधानमंत्री के समक्ष की जाएगी। विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति की बैठक में बाल संसद उठाए गए मुद्दे माफी चाहूँगा को रखना और उनके समाधान हेतु सहमति से आग्रह करना। अर्थात विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति बैठक में जो बाल संसद कुछ मुद्दे उठाएगी, उन मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो धरातल से जुड़े मुद्दे हैं और उनको उन मुद्दों को वहाँ जगह देनी चाहिए। साथियों, बैठक की कार्रवाई का एक रजिस्टर भी होगा, जिसका संधारण प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों के साथ करेंगे। तो साथियों, अब हम चलते हैं मंत्रिमंडल के कार्य और दायित्व। आखिरकार मंत्रिमंडल के कार्य और दायित्व क्या-क्या हैं? तो साथियों, मंत्रिमंडल के जो कार्य हैं, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। अब दिन भर कार्यों का बँटवारा कैसे हो? समूह दिन भर क्या कार्य करें? समूह के लिए जो दिन भर की जो विद्यालय समय की जो कार्य वितरण की व्यवस्था है, उस समय के अंदर विद्यार्थी का जो समूह वो क्या कार्य करेगा का निर्धारण किया जाना ज़रूरी है। विशेष अवसरों जैसे गांधी जयंती, अबुल कलाम जयंती या शिक्षक दिवस या शहीद दिवस या स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस
आदि विशेष जो दिवस है हमारे विद्यालय में जिन्हें मनाया जाता है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री अपने मॉनिटर से अपने अपने बैज लगवाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि सभी मंत्री बैज लगाने के बाद उप प्रधानमंत्री का दायित्व प्रधानमंत्री को सहयोग करना है। जैसे प्रधानाचार्य के लिए सहयोग करने का काम उप प्राचार्य करता है। प्रधानाध्यापक के लिए उप प्रधानाध्यापक के रूप में, प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए उप प्रधानमंत्री भी काम करेगा सहयोग के रूप में। लेकिन यदि प्रधानमंत्री अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उनके सभी कार्यों को करने का दायित्व उप प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। उप प्रधानमंत्री समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा। उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में ही काम करेगा। मंत्रिमंडल के कार्य और दायित्व। आखिरकार बाल संसद के अंदर मंत्रिमंडल के क्या-क्या कार्य हो सकते हैं और उन कार्यों के संपादन के लिए क्या रूपरेखा हो सकती है। तो सबसे पहले प्रिय साथियों, बाल पंजिका तैयार होगी और उसको अपडेट करने का काम भी मंत्रिमंडल ही करेगा। शिक्षक और विद्यालय शिक्षा समिति को सूचना हासिल करवाना, कोई भी सूचना जो शिक्षकों के लिए, शिक्षा समिति के लिए आवश्यक है, वो सूचना मंत्रिमंडल देने का काम करेगा। बच्चों की सहायता से ड्रॉप आउट बच्चे जो लगातार विद्यालय नहीं आ रहे हैं और ऐसे बच्चे जो विद्यालय से जुड़ सकते हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास ये मंत्रिमंडल का जो है सामूहिक कर्तव्य होगा। सभी वर्ग के कक्ष को आकर्षक बनाना, चाहे वो कक्षा 2 का कक्ष है, चाहे कक्षा 4 का कक्ष है, चाहे कक्षा 12 का कक्ष है, उन कक्षों को आकर्षक कैसे बना जाए, ये दायित्व मंत्रिमंडल का हो जाता है। साथियों, आकर्षक बनाने का उद्देश्य क्या है? कि कक्षा विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा स्थान है, जहाँ वो बोरियत महसूस ना करे, उसके प्रति एक लगाव विद्यार्थी में हो सके। तो ऐसे नवाचार करते हुए जो प्रभारी शिक्षक हैं, उन कक्षों को और प्रभावी तरीके से आकर्षक बना सकते हैं। तो साथियों, माफ़ी चाहूँगा। सभी बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए प्रेरित करना, अर्थात कोई भी बच्चा जो विद्यालय आ रहा है और घर पर अध्यापन कार्य नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को शिक्षक तो प्रेरित करते ही हैं, साथ में इस मंत्रिमंडल का भी ये दायित्व बन जाता है और ये बच्चों को हमें प्रेरित करवाना है कि भई आप जो है होमवर्क घर पे करिए और पढ़िए और उसके लाभों के बारे में भी हमारे जो मोटिवेशनल शिक्षक हैं, वो प्रार्थना सभा में बताते ही हैं। तो इसी के साथ जो विद्यालय में आज का विचार, शुभ विचार, आज का शुभ विचार क्या है, उस पर प्रतिदिन संबंधित मंत्री का टर्न आने पर वो आज के शुभ विचार के बारे में जो है नोटिस बोर्ड पर लिखें, ताकि उस शुभ विचार से सभी बच्चे लाभान्वित हो सकें। कक्षा के अंदर ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे एकरूपता के, उनमें कोई ना कोई गैप हो सकता है, चाहे वो दिव्यांग हो सकते हैं या अन्य किसी भी लेवल पर उनमें कोई भेदभाव ना हो, ऐसा प्रयास मंत्री समूह का बन जाता है। किसी भी समूह पर ये ज़िम्मेदारी रहेगी कि कक्षागत किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये सुनिश्चित करेंगे हमारे मंत्री जो समूह है, वे विद्यार्थी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बाल संसद है, वो विद्यालय के सहयोग के लिए है, विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग के लिए है। तो प्रिय साथियों, अब हम मंत्रिमंडल के कार्य और दायित्वों को और आगे बढ़ाते हैं। उप शिक्षा मंत्री या सह मीना मंत्री का दायित्व क्या है?
साथियों, प्रत्येक महीने में बच्चों की उपस्थिति चार्ट तैयार करवाना है। पीला, हरा, लाल स्टार लगाना है। अर्थात कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहता है, तो उसके लिए मीना की कहानियाँ सुनना और सुनाना, ये भी काम रहेगा उप शिक्षा मंत्री, सह मंत्री का। मीना की जो कहानी है, वो खुद भी सुनेंगे और सुनवाएँगे। घर के कार्यों में बालक-बालिकाओं को समान रूप से भागीदारी देने के लिए प्रेरित करना। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा मंत्री और सह मंत्री का ये सामूहिक दायित्व होगा कि जेंडर गैप, जेंडर सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। उस जेंडर गैप की वजह से उनका अधिगम तो प्रभावित होता ही है, उनमें सामाजिक मतभेद भी होते हैं। तो उस सामाजिक मतभेद को दूर करने के लिए उनको किसी भी सूरत एक समान रूप से ही अवसर देने हैं। अवसरों की समानता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करे। प्रिय साथियों, बाल संसद पर हमारी इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य बालकों से विद्यालयों में सहयोग तो लेना है ही, साथ में उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान रखना है। साथियों, लगातार समीक्षा करते रहना, कितने बच्चों को नामांकित कराया गया, कितने बच्चों को विद्यालय छोड़ने से रोका गया, ये कार्य शिक्षा मंत्री अर्थात उप शिक्षा सह मंत्री का सामूहिक रूप से रहता। जो भी आपकी क्वेरीज है, ये साथियों आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपके लिए ग्रुप पे मैं उन्हें आग्रह करता हूँ कि जो संबंधित मैटर है, पूरी जो क्रियान्वयन है, जो मॉड्यूल है कि किस तरह से बाल संसद का गठन और उसके दायित्व हो जाते हैं, इस हमारे वर्कशॉप के उपरांत हम आपको शेयर कर देंगे। अब प्रिय साथियों, मंत्रिमंडल के कार्य और दायित्वों पर चर्चा करते हैं। ये चर्चा का विषय बन जाता है। तो प्रिय साथियों, मैं वो आप बोलना है कुछ? प्रिय साथियों, मंत्रिमंडल के कार्य और दायित्व की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री और उप स्वास्थ्य मंत्री का क्या दायित्व है? इस विषय पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य मंत्री और स्वच्छता मंत्री विद्यालय के महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विद्यालय के लिए स्वच्छता एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये हम भी जानते हैं जिस तरह से शारीरिक स्वच्छता स्वस्थ दिमाग में विद्या का अर्जन होता है, उसी तरह से स्वच्छ विद्यालय के अंदर शिक्षकों का, विद्यार्थियों का, आगंतुकों का आकर्षण बनता है। और विद्यालय में यदि स्वच्छता नहीं है, गंदगी है, तो हम सब जानते हैं कि विद्यालय से फिर हमको अच्छा संदेश देना उचित नहीं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की सहायता से पूरे विद्यालय, शौचालय आदि की सफाई करवाई जा सकती है। फिर ये साथियों, कम से कम 15 दिन में एक बार वर्ग कक्षा की धुलाई करवाना जरूरी है। 15 से 20 दिन में जो कक्षा विशेष की कक्षा है, उस कक्ष की धुलाई भी करवाना जरूरी है। और इस कार्य को हमारे मंत्रिमंडल की मंत्री और जो है स्वस्थ मंत्री होंगे। प्रिय साथियों, प्रत्येक दिन कमरे और बरामदे को पोंछा करवाना, ये दायित्व रहेगा। प्रिय साथियों, वर्ग कक्षा परिसर एवं बरामदे को पोंछा करवाना एवं जगह-जगह पर कूड़ेदान की व्यवस्था। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि सर इतने कूड़ेदान कहाँ से लाएँ? तो साथियों, बच्चों को दायित्व देना है और कूड़ेदान के लिए ये हम पे डिपेंड करेगा। हम रेमेडियल या अन्य सामग्री से, जैसे कार्टून है या अन्य अनुपयोगी सामान है, उससे भी हम कूड़ादान बच्चों के माध्यम से बना सकते हैं। जो भी साथी हमारे इस
वर्कशॉप में जुड़े हैं, वो अपना नाम, पदस्थापन और पद और मोबाइल नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें। साथ ही स्वच्छता सामग्री को उचित स्थान पर जहाँ से वो लेते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय तक पहुँच आसान हो। तो रैंप की साथियों, प्राथमिक उपचार किट को ठीक से रखना, शौचालय के पास साबुन रखना और बच्चों में प्रयोग की आदत डलवाना। प्राय हम देखते हैं कि हमारे विद्यालयों अभी साथियों हमने डाइट के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में स्वच्छता पर एक सर्वे किया, जिसमें हितधारकों का दायित्व है और वो कितना क्रियान्वयन करते हैं, उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं, का सर्वे किया गया। इस सर्वे का परिणाम शीघ्र ही डाइट करौली द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। उक्त सर्वे मेरे द्वारा ही किया गया था, जिसमें हमारे जिले से हमने रैंडमली 15 विद्यालयों का चयन किया था, जिसमें 100 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षकों ने भाग लिया था, जिसका परिणाम शीघ्र प्रकाशित होगा। उस सर्वे में हमने ये देखा कि बच्चे सहयोग करना चाहते हैं, परंतु एक विशेष यदि हमने वर्ग देखा, एक एक समूह जो है, वो स्वच्छता के लिए अभी प्रेरित है, वो काम करना चाहता है। वहीं दूसरा छात्रों का वर्ग नहीं करना चाहता। तो हमको वहाँ ये समन्वय करना है कि हमको सबको मोटिवेट करना है, क्योंकि देश में भी स्वच्छता मिशन चला था। तो स्वयं प्रधानमंत्री ने इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मैसेज दिया कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है। और स्वच्छता के प्रति हमारी गांधीवादी जो विचारधारा है, जो हमारे गांधी जी थे, उन्होंने भी साथियों स्वच्छता को महत्वपूर्ण माना था। शौचालय के पास साबुन रखना और उसका उपयोग कैसे हो? क्योंकि छोटे बच्चे विद्यालय में आते हैं, तो साबुन का प्रॉपर तरीके से उपयोग कैसे हो, ये भी हमको सुनिश्चित करना होगा। प्राथमिक उपचार किट के साथ विद्यालय में सुई, धागा और बटन की व्यवस्था। चूँकि विद्यार्थी आपस में खेलते वक़्त कई बार अपने बटनों को तोड़ देते हैं। जब ऐसी स्थिति में वो घर जाते हैं, तो एक समस्या का कारण बन जाता है और ऐसी समस्या ना हो, तो इसके लिए जो हमारा स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री समूह है, वर्ग है, ये क्या रखेगा? सुई, धागा और बटन की जो है सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था रखेगा। साथियों, मंत्रिमंडल के कार्य और दायित्वों में हम आगे चल रहे हैं, जल एवं कृषि मंत्री की तरफ। उपजल एवं कृषि मंत्री, इन दोनों का क्या कार्य हो सकता है, इस पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालय में पेड़ लगाना, ये कार्य रहेगा कृषि और जल मंत्री का, सामूहिक तौर पर। पेड़ समस्त विद्यार्थी लगाएँगे, परंतु उनकी जो मॉनिटरिंग करेंगे, उनको जो लीड करेंगे, हमारे जल एवं कृषि मंत्री और उपजल एवं कृषि मंत्री करेंगे। बच्चों से फूलों की क्यारी बनवाना, प्रत्येक बच्चे से उनके द्वारा लगाए गए पौधे की देखरेख सुनिश्चित करना। प्रिय साथियों, वृक्षारोपण कार्यक्रम हम कर लेते हैं, लेकिन उन वृक्षों को लंबे समय तक दीर्घायु बनाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को दायित्व देना, ये हमारे कृषि मंत्री और जल मंत्री का दायित्व रहेगा। साथियों, बागवानी हेतु प्रयोग में आने वाली सामग्रियों को सुरक्षित रखना। अब बागवानी हेतु हमारे लिए बस कुल्हाड़ी है, फावड़ा है, कैंची है, खुरपी है, ये जो सामग्री है, इसकी देखरेख भी ज़रूरी है। जहाँ से कार्य करने के दौरान इनको लाया जाता है उस कक्ष से, वहीं पर उक्त सामग्री का रख-रखाव सुनियोजित ढंग से हो, ये सुनिश्चित करना है। प्रत्येक कक्षा वर्ग के सामने पेयजल घड़ा बाल्टी में रखना और रखवाना और उससे पानी निकालने एवं पीने से बर्तन को भी रखना। यानी कि पीने अच्छा, प्रत्येक कक्षा कक्ष से विद्यार्थी प्राय विद्यालय में पानी पीने की टंकी है और वो लगभग 400 मीटर या 500 मीटर है या 300 मीटर है। तो साथियों, उस समय में विद्यार्थी का समय खराब होता है। साथ में विद्यालय में अनुशासनहीनता भी देखने को मिल सकती है। साथियों, हम प्राय देखते हैं कि एक ही साथ
अलग-अलग कक्षाओं से जब 2-2 विद्यार्थी पानी पीने के लिए जाते हैं, तो एक साथ विद्यार्थी जाते देखते हैं, तो विद्यालय में ऐसा मैसेज जाता है कि विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि यदि कक्षा कक्ष के सामने मटका होगा पानी का या बाल्टी जो बर्तन हो, विद्यालय के अंदर कक्ष अनुशासन भी बना रहेगा। साथियों, विद्यार्थी हमारे लिए सर्वोपरि है और विद्यार्थियों का नैतिक विकास किस तरह से उनका नेतृत्व का विकास प्रॉपर तरीके से हो, उनमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, इसके लिए बाल संसद ज़रूरी हो जाती है और बाल संसद के द्वारा हम ये सफलतापूर्वक इन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। साथियों, विद्यालय में यदि बागवानी की जगह नहीं है, तो गमले के फूल हम गमले लगा सकते हैं जिनमें फूल हैं। यदि हमारे पास विद्यालय में बागवानी का स्पेस नहीं, कई विद्यालय ऐसे हैं, शहरी क्षेत्र के भी हैं, जहाँ पर बागवानी के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता। इस स्थिति में पर हम क्या लगवा सकते हैं? गमले लगते हैं और उन गमलों की सहायता से हम जो है फूलों को लगा सकते हैं। साथियों, ये विशेष ध्यान रखा जाए, मौसमी बीमारियाँ, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, गंदगी फैलने से इनकी संभावना बढ़ जाती है और इन बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि जहाँ हमने पानी का स्रोत रखा है, बर्तन रखा है, वहाँ उस पानी की वजह से गीला हो सकता है, गंदगी हो सकती है। तो उसके चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखने का दायित्व भी हमारा हो जाता है। साथियों, जल एवं कृषि मंत्री उक्त दायित्वों का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से करेंगे। साथियों, विद्यालय परिसर को बाँटकर उसकी साफ-सफाई भी हमारे स्वच्छता मंत्री करें। साथियों, हमें हमारे जल एवं कृषि मंत्री की सहायता से हम इनसे जो किचन गार्डन है, उसमें भी हम उनका दायित्व निर्धारण कर सकते हैं और किचन गार्डन से जो सब्जियाँ आती हैं, उनका हम उपयोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? तो साथियों, जैसे कि हम जानते हैं, हम इनकी सहायता से हम अ, जो सब्जियाँ जो उगती हैं, उनको हम एमडीएम में काम ले सकते हैं और एक अ, केमिकल रहित रासायनिक पदार्थ जो ज़्यादा हमारी सब्जियों का घर बन चुके हैं, जो धीरे-धीरे बीमारियों का घर बनते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं। तो ऐसी संभावनाओं से बचने के लिए हम किचन गार्डन का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, बाल संसद के निर्माण के साथ-साथ अब हम आगे बढ़ते हैं मंत्रिमंडल के कार्य और दायित्वों में पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री के दायित्व क्या हैं? साथियों, पुस्तकालय मंत्री और उप पुस्तकालय मंत्री ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय का प्रत्येक बच्चा पुस्तकालय में बैठ करके जब उसका कालांश लगता है तो वो पुस्तक पढ़े और पुस्तक वो अपने सब्जेक्ट की हो सकती है, कंटेंट की हो सकती है। पुस्तक उसके लिए वो मोटिवेशनल व्यक्तित्व की हो सकती है या विज्ञान गणित पर आधारित हो सकती है। हमारे विद्यालय में कौन-कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं? इनकी सूची साथियों, इनकी सूची बनाने का दायित्व मंत्रिमंडल के कार्य के अंतर्गत ही आएगा और इस दायित्व का निर्वहन करेंगे पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री और वो लिस्ट बनाएँगे कि विद्यालय के अंदर कौन-कौन सी हमारे पास पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो साथियों, प्रत्येक विद्यार्थी की पहुँच कहाँ होनी चाहिए? पुस्तकों तक हमारी होनी चाहिए। साथियों, अ, आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। इस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए बच्चों की सहायता से उनको छोटे-छोटे प्रयोग कराए जा सकते हैं, जिससे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनप सके। साथियों, शिक्षकों की मदद से कम पाठ्य पुस्तकों में वर्णित सभी प्रयोगों को करने और कराने की कोशिश हमको करनी चाहिए और इसके लिए हमारे विज्ञान और गणित शिक्षक अपना महत्वपूर्ण योगदान
दे सकते हैं। क्योंकि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा सीखता है, ये हम सब जानते हैं। हमारी जो विज्ञान और गणित की हमारे विद्यालयों की जो अलमारी है